नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हमारी कोशिश होती है आपके उन सभी सवालों के जवाब देने की जो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं। उलझन फंड चुनने को लेकर हो या फिर फंड से निकलने को लेकर, हर तरह की उलझन का समाधान हम आपको देते हैं। शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। क्या रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में स्विच करने को नया निवेश माना जाएगा? अगर एनआरआई फंड स्विच करता है तो क्या टीडीएस कटेगा? एचडीएफसी और एसबीआई के शॉर्ट टर्म डेट फंड में रिटर्न दिख रहा है निगेटिव, क्या करे निवेशक? और फंडनामा में इस हफ्ते हम जान रहे हैं कि लंबे वक्त के निवेश के लिए निवेश लार्ज कैप में करना बेहतर होगा या फिर मिड कैप में। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ शो में जुड़ गई हैं फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर व मैनेजिंग पार्टनर प्रवलीन वाजपेयी। प्रवलीन, स्वागत है आपका शो में, कैसी हैं? थैंक यू स्वाति, प्लेजर टू बी ऑन योर शो। मैं ठीक हूँ, आप सब जी का परिवार एंड व्यूअर्स बिल्कुल ठीक हैं? बहुत बढ़िया, शुक्रिया। पहला सवाल यहाँ पर लेते हैं। हमारे साथ कृणाल भट्ट जी का सवाल ले लेते हैं, उनसे हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जानना ये चाहते हैं कि रेगुलर म्यूचुअल फंड में अभी तक इनका निवेश है शायद, और अब ये डायरेक्ट प्लान में चाहते हैं निवेश करना। पहला सवाल कि ये इनके रिटर्न को अगर अफेक्ट करता है इस तरीके की चीज़ें करना तो कैसे करेगा? और दूसरा सवाल जो इनका बहुत ही अहम है, पता मतलब उसके पीछे की वजह मुझे समझ में आ रही है कि क्या इनके एजेंट को पता चल जाएगा कि इन्होंने रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच किया है? और तीसरा सवाल कि अगर ये जो स्विच करते हैं, ओके, कृणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृणाल जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, मेरे को आवाज़ आ रही है आपकी। सर, आपका सवाल हम पढ़ ही रहे थे अभी। आप रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। हाँ, यस। और आपके 3 सवाल थे कि ये रिटर्न को कैसे अफेक्ट करेगा, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को पता चलेगा या नहीं कि आपने स्विच कर लिया है डायरेक्ट में, और क्या ये नया निवेश माना जाएगा? यस, यस, यू आर राइट। ठीक है, प्रवलीन बताएं, पहले सवाल से शुरू करते हैं कि क्या रिटर्न पे कोई इम्पैक्ट होगा अगर लंबे नजरिए के लिए निवेश कर रहे थे लंबे वक्त के लिए? तो राइट स्वाति, इसका रिप्लाई देने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे हमारे व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन के लिए एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी कि चाहे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हो चाहे रेगुलर हो, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। जो मैनेजमेंट फी हो गई, रजिस्ट्रार्स फी हो गई, ट्रस्टी फी हो गई, मार्केटिंग कॉस्ट हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गए, इन सब चीजों को मिला के बनती है। और ये जो एक्सपेंस है ये हमारे एनएवी से एक डेली बेसिस पे एडजस्ट होके बेसिकली एनएवी दिया जाता है। अब जो रेगुलर फंड्स होते हैं, बिकॉज वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होते हैं, सो ऑब्वियसली वो स्लाइटली हायर होते हैं और डायरेक्ट प्लान्स में वो वाला चार्ज नहीं होता है। तो यानी कि अगर आपके एनएवी से थोड़ा कम पैसा डिडक्ट हो रहा है एज कॉस्ट, सो ऑब्वियसली आपका एनएवी हल्का सा बढ़ जाएगा। और अगर हम इसको एक एग्जांपल की तरह लें, लेट्स से अगर किसी डायरेक्ट प्लान का एनएवी 17 है तो शायद जो रेगुलर प्लान होगा उसका 16 या 16.5 होगा। तो यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जो एनएवी है वो डेफिनेटली एक तो रेगुलर फंड के कंपैरिजन में हल्का सा हायर रहेगा। दूसरा स्वाति, यहाँ पे जो इनका क्वेश्चन है कि इसमें रिटर्न्स को कैसे अफेक्ट करता है, रिटर्न्स को ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली अफेक्ट करेगा क्योंकि इनका कॉस्ट कम हो जाता है, और कॉस्ट कम होने का मतलब कि वो प्रोपोर्शनेटली कल को इनके रिटर्न्स को एनहांस करेगा। बट स्वाति, जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन हियर कि ये सिर्फ डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर्स के लिए ही है जो म्यूचुअल फंड्स को समझते हैं और उतना समझते हैं और मतलब अपने आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनका सेकंड जो क्वेश्चन है कि इनके एजेंट को पता चलेगा या नहीं, डेफिनेटली पता चलेगा। और मैं बोलूंगी कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें एंड आई थिंक ओपनली उनको पहले से ही बता दें, क्योंकि जाहिर है वो उनके कोड से हट जाएगा, उनको इवेंचुअली पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट मूव हुई है। और ये नया फंड की तरह मतलब नए इन्वेस्टमेंट की तरह कंसिडर होगा या नहीं, इसका रिप्लाई ये है कि स्वाति, जो भी रेगुलर से डायरेक्ट फंड्स जैसे मूव होता है वो वहां पे एनएवी का चेंज है बेसिकली। तो
तो उसको हम एक रेगुलर स्विच या एक रिडेम्पशन के तरीके से ही देखते हैं, और वहां पे फिर वो नए एनएवी से एक इन्वेस्टमेंट होगी। तो वहां पे कोई भी जो एप्लीकेबल आपके एग्जिट लोड्स हैं, टैक्सेशन है, वो सारी चीजें डेफिनेटली अप्लाई होंगी और एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तरीके से वो शुरू होगा वहां पे। कृणाल जी, यस मैडम। आप खुद से अपना निवेश मैनेज कर सकते हैं आगे चल के? हाँ, मैं रेगुलरली जी बिजनेस देखता हूँ, मैं थोड़ा एजुकेशन भी लेता रहता हूँ। अच्छा। और नाउ आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन मैनेज आई कैन मैनेज माय फंड्स लाइक, सो आई वांट टू कन्वर्ट इट टू डायरेक्ट, बिकॉज डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो कम होता है। हाँ, एक्सपेंस रेशियो कम होगा। म्यूचुअल फंड मैनेज यानी मेरा डिस्ट्रीब्यूटर जो है या जो एजेंट है उसको उसका कमीशन आई कैन यूज इट। सेकेंड थिंग, मेरा एनएवी भी बढ़ जाएगा डायरेक्ट में। Got it, sir. ओनली बढ़िया। चीज मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट, राइट? फोलियो नंबर सेम रहेगा या फोलियो नंबर भी चेंज हो जाएगा? आई डोंट थिंक कि फोलियो नंबर चेंज होगा, उसी फोलियो में आप निवेश कर सकते हैं, राइट प्रॉब्ली? जी, फोलियो सेम रहेगा बिकॉज स्विच है। तो स्वाति, हम रेगुलर किसी फंड में भी स्विच करते हैं तो फोलियो का भी चेंज नहीं होता है, फोलियो इनका सेम रहेगा। सिर्फ वहां से ब्रोकर कोड, डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी ARN नंबर वगैरह वो हट जाएगा इनकी इन्वेस्टमेंट से और डायरेक्ट हो जाएगा। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपके जान पहचान के हैं कृणाल जी? नहीं, यानी काफी लंबे समय से 5-6 यानी काफी लंबे समय से हम अफिलिएटेड है, तो ऐसा पहचान तो हो ही गई है वैसे। हाँ जी, तो उनको बता दीजिएगा कि आप ये कर रहे हैं, बता के करना अच्छा है। डेफिनेटली आई विल टेल हिम। द थिंग इज दैट आई डोंट नो, थोड़ा इमोशनल भी रहता है ना कि ही विल लूज हिज कमीशन। सो समटाइम्स क्या होता है कि भाई वी हैव टू टेल हिम दैट आई एम डूइंग लाइक दिस। करेक्ट। नहीं, फिर भी ठीक है, आपकी सोच एकदम सही है और बता के करेंगे तो रिश्ते भी आगे ठीक रहेंगे। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं हम। हमारे साथ जुड़ गए हैं अतुल कुमार जी। अतुल जी। जी मैम, बताइए। हेलो, बताइए सर, आप सवाल आपने भेजा है, क्या जानना चाहते हैं? यस मैम, मैं एक्चुअली डिफेंस में सर्विस करता हूँ, तो मैंने 20 एज में अपना जॉब ज्वाइन किया था। ओके। तो फ्रॉम देन मैं 2000 का SIP कर रहा था। जी, तो हर वीकेंड जब मेरे को मतलब जब भी मंथली वाइज छुट्टी मिलता है तो मैं 2000 करके अभी तक करंट 10,000 इन्वेस्ट करता हूँ SIP में। बहुत बढ़िया। और अभी करंट 25 इयर्स ऑफ एज हो गया मेरा। तो मैं बस अपना ये देख रहा हूँ कि मेरा जैसे 45 तक वेल्थ क्रिएशन का टारगेट है, और उसके बाद फर्दर प्लानिंग जैसे मेरा या मेरे फैमिली, मतलब फ्यूचर भी मैं अनमैरिड हूँ, तो मेरे फैमिली होगी जो भी, उनके एजुकेशन या उनका जो आफ्टर 45 है, तो 45 तक को मेरे को वेल्थ क्रिएशन करना है। तो मोर ऑफ जैसा मैंने देखा कि मेरे जो फंड्स जैसे हैं, मैंने आपके पास भेजा भी है। जी सर। SBI ब्लू चिप हुआ, SBI स्मॉल कैप, SBI फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला फोकस्ड इक्विटी, L&T मिड कैप फंड और ICICI प्रो ब्लू चिप। ठीक है जी। तो ये सब जितने फंड्स मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ सब डायरेक्ट ग्रोथ है, और मैंने अप्रोक्स एक्सपेंस रेशियो भी सभी का देखा तो 1 के अराउंड में ही है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में मेरे को एक अच्छा ग्रोथ मिले, तो पोर्टफोलियो मोर ऑफ मेरे को अनबैलेंस्ड अभी करंटली लग रहा है, क्योंकि मेरे पास टाइम ज्यादा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी ही फिगर आउट अगर मैं अर्ली एजेस में ही कर लूँ और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं बार बार इस पे फोकस नहीं कर पाता हूँ। ओके, और साथ ही साथ मैं कुछ दिनों के बाद 5000 और इन्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। मीन्स इस मार्च से मैं कर रहा हूँ, तो 15,000 का लमसम SIP कर रहा हूँ मैं। जी हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या 20 साल से ही निवेश शुरू किया आपने और आप बढ़ाते भी जा रहे हैं। जो बेसिक है निवेश का वो तो एकदम पुख्ता है इनका प्रॉब्लम। अब बस इनके पोर्टफोलियो को लेकर जो थोड़ी सी इनको उलझन भी नहीं है, थोड़ा चाहते हैं कि ढंग से मैनेज करें। राइट। स्वाति, आर्मी में है अतुल, तो ऑब्वियसली उन्होंने जल्दी अपनी जॉब शुरू की है, 25 इयर्स की है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे 2-3 चीजें मैं बोलती हूँ इनको। सबसे पहले तो जो पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा बनाया है, पर एक जो ब्रॉडर प्रिंसिपल्स ऑफ एसेट एलोकेशन है इनको हमेशा ध्यान में रख के चलें। तो 1-2 चीजें हैं जो मैं चाहूंगी ये करें। एक तो थोड़े से फंड्स को रिड्यूस करें। इनका जो एलोकेशन SBI ब्लू चिप में है
ICICI या ब्लू चिप में है और ABSL फोकस्ड में है। ये तीनों ही लार्ज कैप ओरिएंटेड हैं एंड अगर इनका टाइम होराइजन 20 इयर्स का है तो ये सिंपल एक यहाँ पे इंडेक्स फंड उठा सकते हैं इन तीनों को रिप्लेस करते हुए। एंड उसके साथ साथ ही थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन ऐड करने के लिए एक इंटरनेशनल फंड ऐड कर सकते हैं। ये माइल्ड चेंज है जो मैं इनके पोर्टफोलियो में बता रही हूँ। उसके अलावा आर्मी में इनकी कंट्रीब्यूशन जा रही होगी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड में, जिसमें ये अभी सिर्फ 5,000 डालते हैं। मैं ऐसा चाहूंगी कि अतुल की जैसे सर्विस होती है, थोड़ी थोड़ी सैलरी इंक्रीज होती है, कल को दूसरा पे कमीशन आया, अभी हम 7th देख चुके हैं, तो जैसे जैसे कि अपनी म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, हल्की सी इन्वेस्टमेंट अपनी डेफिनेटली AFPP फंड में भी बढ़ाएं, बिकॉज उसमें भी उनको कंपाउंडिंग मिलती है और रिटर्न्स टोटली टैक्स फ्री हैं। इसके अलावा एक और चीज जो अतुल को डेफिनेटली करनी चाहिए वो ये है कि अपने लिए एक जो जैसे फ्रेश इन्वेस्टमेंट 5,000 की शुरू करना चाहते हैं, अगर म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए डालना चाहते हैं अच्छा है, पर कोई ना कोई ऐसा खर्चा, कोई ना कोई ऐसी जरूरत पड़ जाती है जब पैसों की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, मैं चाहूंगी कि एक छोटी SIP डेट फंड में डाल दें या एक रेकरिंग डिपॉजिट करें, ताकि कल को कोई जरूरत आने पे इनको अपनी इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को छेड़ने की जरूरत ना पड़े स्वाति, ना अपनी प्रोविडेंट फंड से निकालने की जरूरत हो, ना इन म्यूचुअल फंड से। तो थोड़ा सा एक बफर बनाना शुरू करें कोई भी नियर और मीडियम टर्म गोल्स के लिए, कल को शादी हुई, घर में गाड़ी लेनी, कोई भी ऐसी चीजों के लिए, बिकॉज मेडिकली ऑब्वियसली इंश्योर्ड है, आर्मी में है तो रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ी बहुत कल को पेंशन भी मिल जाएगी। उसके अलावा इनकी जो SIP अगर आज हम मान के चले कि 15,000 की होती है तो 11% के रिटर्न पे भी इनको 20 साल में अराउंड 1.3 CR का इनका एक कॉर्पस बन सकता है। सो यहाँ पे इनको एक एज का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है बिकॉज ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अर्ली। अच्छा, ओके, तो अतुल जी, यस मैम, हो गया, सब समझ में आया? यस मैम, मैं एक और चीज जैसे बताना चाहता हूँ, मैं बफर और ये सब चीजों के बारे में अभी पहले से अंडरस्टैंड कर चुका था ताकि मेरे को इन्वेस्टमेंट उसको टच ना करना पड़े। तो मैंने एक्चुअली क्या कर रखा है कि FD 2 लाख का करवा रखा है। अच्छा। और मेरे को जैसे इनके छोटा मोटा जरूरत पड़ता है तो मैं उस पर OD ले लेता हूँ जिसमें थोड़े मोड़े कुछ इंटरेस्ट पड़ते हैं और फिर मैं उसका अपना यूज कर लेता हूँ ऑन अ डेली बेसिस जो भी मेरे को, क्योंकि मैक्सिमम मेरा अगर कभी कोई खर्चा है तो 2 लाख के अराउंड कवर अप हो जाता है बिफोर मैरिज। और मैम जो मैं फर्दर 15,000 के अलावा मैं इन अ रेगुलर बेसिस 2-3 हजार का स्टॉक्स भी पिक करता हूँ इन ब्लू चिप कंपनीज। बहुत बढ़िया। तो मैं अराउंड 30,000 का मतलब जो मेरा इन हैंड सैलरी है तो 2022 तक मतलब इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है, क्योंकि क्या मेरे को बात करते हैं, बहुत बढ़िया। ये तो सुन के एकदम दिल बाग बाग हो जाना, जो कहते हैं ना कि आप इतनी कम उम्र में, ये जो भी लोग शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि पैसे नहीं बचते हैं हमारे पास, वो आपकी बात अगर आज सुन रहे हैं तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अतुल जी, आप हैं हमारे साथ? यही मैम, तो मेरा यही एक टारगेट था जी। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस वगैरह या जो भी देखा है उसमें पहला प्राइम फोकस होता है कि 1 CR क्रॉस करना, उसके बाद कंपाउंडिंग अपना गेम करने लगता है। अमेजिंग, या राइट। तो मैम, तो मेरा बस वही टारगेट है 45 तक अगर मैं वेल्थ भी क्रिएट कर लूं जी, क्योंकि जैसा कि मेरे पास बैकअप अवेलेबल है कि मेरी पेंशन तो कभी रुकेगी नहीं। करेक्ट सर। तो मैं यही टारगेट कर रहा हूँ कि 1 CR हो जाए, ऑटोमेटिक ड्रीम्स को सोचना नहीं पड़ेगा, इट विल ऑटोमेटिकली गेट फुलफिल्ड। बहुत बढ़िया सोच है आपकी एंड आपको शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि अपना टारगेट आप ज़रूर पूरा करेंगे। और यहीं पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रही हैं फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर व मैनेजिंग पार्टनर प्रवीण वाजपेयी। अगला सवाल लेते हैं। दिनेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। दिनेश जी नमस्ते। हाँ नमस्ते स्वाति जी। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं दिल्ली में रहता हूँ पर फिलहाल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं खजुराहो में हूँ इस टाइम। अच्छा, बताइए सर क्या जानना चाहते हैं? फोन में बात कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली क्या है कि 64 ईयर्स का आदमी हूँ। हाँ। गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुआ था 4 साल पहले।
तो मेरी काफी इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड के अंदर, ओके। इक्विटी में भी है, डेट में भी है। तो अभी रिसेंटली जब फ्रैंकलिन का क्राइसिस हुआ था तो मैंने HDFC रिस्क फंड में, मेरा जो क्रेडिट रिस्क फंड है, तो एक बड़ा अमाउंट था, वो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म डेट फंड में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि डर था कि शायद क्रेडिट रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है हमारी कंट्री में, जैसे फ्रैंकलिन बंद हुआ था। तो उसके बाद अब सुना है रिस्क तो इतना ज्यादा नहीं है, बट आई एम इन शॉर्ट टर्म डेट फंड। मेरा अप्रोक्सीमेटली 40 लाख रुपीज 2 शॉर्ट टर्म डेट फंड के अंदर है। बाकी इक्विटी में मेरा सारा पैसा अराउंड 60%, 40% डेट में है। तो अब जो लास्ट कुछ 2 महीने से जो पॉलिसी RBI की आई है, या जो भी इवेंट्स हुए हैं, उसमें लगभग 1% करीब अप्रोक्सीमेटली वो NAV कम हो गई है शॉर्ट टर्म डेट फंड्स की। मेरा प्रश्न ये था कि क्या हमको अभी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में शिफ्ट कर जाना चाहिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर से चाहता हूँ उसमें एवरी मंथ STP स्टार्ट करना। 1 साल तक के लिए आपके पास वक्त है इस पैसे को? लगभग 1 साल है लगभग मेरे पास अभी। कुछ वक्त पहले तक प्रॉब्लम ये हम सोचते नहीं थे, हम नॉर्मली उठापटक की बात जो करते थे निवेश में वो इक्विटी में करते थे, लेकिन ये डेट के लिए बीता 1 साल और अभी भी काफी इवेंटफुल रहा है। क्या करना चाहिए दिनेश जी को? राइट स्वाति, जो शॉर्ट टर्म डेट फंड, ये जो इनका फंड है, इनका जो बेसिकली मैक्युलर ड्यूरेशन होता है, जो पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है वो 1 से 3 साल के पेपर्स में क्रिएट किया जाता है। और जैसे कि बताया दिनेश जी ने, कि क्रेडिट रिस्क से थोड़ा सा डर के उनने स्विच किया है यहाँ पे, मतलब इन्वेस्ट किया। यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्सपोज होते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क को इस टाइम पे। सो 2 चीजें हैं स्वाति जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी। इन दोनों फंड्स का जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है वो इस टाइम पे 2.5 साल का है, तकरीबन 2.47 एंड 2.54 इयर्स का। अगर ये थोड़ा टाइम बने रह सकते हैं, मतलब 2.5 से 3 साल का समय दे सकते हैं, तो ये इंटरमिटेंट वोलेटिलिटी ही है, बिकॉज यील्ड्स ऊपर जा रही हैं। हमने देखा है कि इन्फ्लेशन हल्का सा ऊपर गया है, ग्रोथ जैसे वापस आएगी, RBI कल को रिवर्सल करेगा इंटरेस्ट रेट्स का, मतलब आगे अब रेट कट का चांस ऑलमोस्ट मिनिमल है, बल्कि कुछ क्वार्टर्स के बाद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने शुरू होंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जो ऑलरेडी यील्ड्स में स्पाइक आने लगी, यानी कि ज्यादा इंटरेस्ट देने वाले पेपर्स मार्केट में अगर निकल के आएंगे, तो इन पेपर्स की जिनका इनका पोर्टफोलियो बना हुआ है उनकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, और उसी का इम्पैक्ट अभी इनको दिख रहा है इनके पोर्टफोलियो में। अगर स्वाति टाइम है इनके पास और ये बने रह सकते हैं 2.5 से 3 साल, तो थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी रहेगी, पर जिस यील्ड टू मैच्योरिटी पे ये एंटर हुए थे वो उतना मोटा इनका रिटर्न बन जाएगा। पर अगर ये कुछ 1 साल का बता रहे हैं कि ये शायद निकलना चाहेंगे 1 साल में, तो यहाँ पे इनको पूरा टाइम वोलेटिलिटी ही देखने को मिलेगी नेक्स्ट 6 months to 1 year तक। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी अगर कुछ और है कि निकलना है 1 साल में, देन दिस इज नॉट द करेक्ट कैटेगरी और फंड फॉर हिम अभी इस टाइम के हिसाब से। फिर ओके, तो फिर अगर 1 साल तक का ही नजरिया है तो निकल जाने की सलाह, स्विच कर ले, तो निकल जाना चाहिए। अदरवाइज जनरली भी स्वाति, फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस, अगर किसी और का टाइम होराइजन 2.5 से 3 साल का है तो वोलेटिलिटी रहेगी, पर ये फंड्स रिकवर कर जाएंगे एंड आपको यील्ड टू मैच्योरिटी माइनस एक्सपेंसेस ब्रॉडली रिटर्न्स बन जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल गंगा बिशन जी का लेते हैं। गंगा जी। यस सर, मैडम नमस्कार। सर, आपसे बात करने की कोशिश मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा की, लेकिन आपने फ़ोन ही नहीं उठाया था। आपने लिखा कि आप रिलायंस में निवेश, आपने रिलायंस के फंड्स में किया था जब निपॉन हो गया है। आपने कहीं भी फंड के नाम नहीं लिखे थे सर अपने मेल में। मैं बताता मैडम, जी सर। मैं फाइल खोल लिए, मैं निकाला, स्टेटमेंट निकाला। जी जी जी। इसमें किया था निपॉन इंडिया स्ट्रेटेजिक डेब्ट फंड। ओके। और एक निपॉन इंडिया स्ट्रेटेजिक डेब्ट फंड सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। हाँ जी हाँ जी, ये है, इसमें किया मैडम। एक ही फंड है, उसी में किया आपने। इसके बारे में ज्ञान भी नहीं था, मैं तो उनके बताने के उसमें कर दिया। ब्रोकर एक्सिस बैंक के थ्रू। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो अब इसमें आपको जानना है कि क्या करना चाहिए। मीडियम ड्यूरेशन फंड, मैं यही था मैडम, यही जानने के लिए तो मैं क्या करूं। मैं 1.5 साल, करीब अप्रैल में 2 साल हो जाएगा। मीडियम ड्यूरेशन फंड है प्रॉब्लम, और 29% का लॉस।
राइट स्वाति, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है बिकॉज आई थिंक जो इनका ये फंड है इसमें केस ऑफ डिफॉल्ट रहा है और तभी इनके सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो हैं ऑलरेडी जो फंड में दिख रहे हैं, क्योंकि इतना मेरे पास एकदम अभी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन से पेपर्स हैं, बट जो सेग्रीगेटेड पार्ट है पोर्टफोलियो का तो वो तो वैसे भी ये निकल नहीं सकते स्वाति, बेसिकली वो तो रहना ही पड़े उतना तो मतलब इनका पैसा अभी के लिए कह लीजिए एक तरीके से ब्लॉक हो गया है। और इस फंड में तकरीबन एक्चुअली माइनस मतलब A- और AA- टाइप का एक्सपोजर है। तो आई वुड से कि मेरे पास एकदम से अभी फैक्ट शीट नहीं है वरना मैं बताती, बट अगर आगे के लिए अभी से हम देखें तो जब से फ्रैंकलिन का एपिसोड हुआ है स्वाति उसके बाद से अभी कोई डिफॉल्ट कंपनीज का नहीं सुनने में आया है पिछले 1 साल में, और थोड़ी सी इकोनॉमी की सिचुएशन इंप्रूव हो रही है जी। सो आई गेस एक बार पोर्टफोलियो को एनालाइज अगर अपने एडवाइजर से करवा लें और अगर जो अभी का पोर्टफोलियो है वो हेल्दी इनफ लग रहा है तो बने रहें, वरना एग्जिट कर जाए। वैसे भी मीडियम टर्म फंड है तो आगे जैसे इंटरेस्ट रेट्स का साइकिल रिवर्सल हम देखेंगे तो वैसे भी हिट आ सकती है इस फंड पे। ओके, ऑलराइट, चलिए फिर यहाँ पर हम सवाल जवाब का सिलसिला खत्म करते हैं और चलते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। हमारे पास वक्त सिर्फ 1 मिनट का है प्रॉब्लम। लार्ज कैप और मिड कैप लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो रिटर्न मिड कैप का ज़्यादा रहता है, तो अगर 10 साल का नज़रिया दोनों के लिए है तो वाई नॉट मिड कैप, वाई लार्ज कैप? ओके स्वाति, जो चॉइस ऑफ फंड है उसमें सिर्फ रिटर्न नहीं वोलेटिलिटी का एस्पेक्ट देखना भी जरूरी है। लेट्स से मेरे को अगर अपने फादर के लिए डालना है तो मैं उनको इवन अगर उनका 10 साल का होराइजन होगा मैं लार्ज कैप फंड प्रेफर करूंगी बिकॉज उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो वोलेटिलिटी बताता है उस फंड की वो लेसर होगा। जबकि सेम इन्वेस्टमेंट शायद मुझे अगर अपने लिए करनी हो तो मैं मिड कैप फंड उठा लूंगी। तो सिर्फ रिटर्न नहीं, वो रिटर्न आपको किस टाइप की वोलेटिलिटी के बाद मिलेंगे और कैसी मूवमेंट के बाद मिलेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है। आई थिंक एक्सपीरियंस ऑफ द इन्वेस्टर इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो यहाँ सिर्फ रिटर्न्स को चेज ना करें। अगर एक पोर्टफोलियो बनाना है तो आइडियली एलोकेशन एसेट एलोकेशन के हिसाब होना चाहिए, पर एज गोल के हिसाब से चूज करें। तो बेसिकली मिड कैप फंड ज्यादा रिस्क लेकर रिटर्न देते हैं और एक निवेशक उस उठापटक को शायद झेल नहीं पाता है। कई दफा जब वो नीचे जाता है फंड तो आप निकलने की सोचते हैं, जब बहुत ऊपर जा रहा है तो आप प्रॉफिट बुकिंग की सोचते हैं। तो आप उसको क्योंकि नहीं उस जर्नी पे आप साथ नहीं दे पाएंगे शायद फंड का, तो इसीलिए प्रॉपर एसेट एलोकेशन जरूरी है आपके पोर्टफोलियो में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवलीन आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और आपको अपने सवाल जहां भेजने हैं वो सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी लिखते हैं तो नाम और नंबर ज़रूर लिखें ताकि आपसे हम बात कर सकें। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।